हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग थोड़ा इम्पल्स के बारे में जानेंगे। देखिए, बहुत सारे लेक्चर अभी हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास में कर लिए हैं, ठीक है। और काफ़ी कुछ सीख लिया है, किस तरीके से सेंटर ऑफ मास निकालते थे, किस तरीके से सेंटर ऑफ मास का मोशन होता था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी हमने कर लिया, ठीक है। आज हम लोग एक नई टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, और ये नया टॉपिक जो है वो आपका है इम्पल्स, या फिर हम पढ़ेंगे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है। अब इम्पल्स होता क्या है, पहले तो इस चीज़ के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखो, आपने देखा होगा कि हार्दिक पांड्या जब शॉट मारता है, सिक्स मारता है, बॉल आती है, सिक्स मारता है, ठीक है। उस टाइम पर जब हार्दिक पांड्या ने बैट चलाया और बॉल उसके बैट के कांटेक्ट में आई, उस टाइम पर बैट और बॉल के बीच में एक छोटे से टाइम इंस्टेंट के लिए एक फोर्स लगता है, जो कि उस बॉल के मोमेंटम को बिल्कुल बदल देता है। देखा कहाँ जाके सर गिरती है बाउंड्री के बाहर जाके। मतलब छोटे से टाइम के लिए जब एक बहुत तगड़ा फोर्स लगता है, इस फोर्स को हम बोलते हैं क्या, इंपल्सिव फोर्स, ठीक है। मतलब नेट इफेक्ट ऑफ फोर्स रिप्रेजेंटेड इन अ इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक। कोई भी फोर्स का नेट इफेक्ट एक छोटे से टाइम इंस्टेंट के लिए जब मिलता है, या फिर वो किसी भी चीज में, किसी भी बॉडी के मोमेंटम में अच्छा खासा बदलाव करता है, तो उस चीज को हम क्या बोल देते हैं, उस क्वांटिटी को क्या बोल देते हैं हम लोग, इंपल्स बोल देते हैं। कहानी समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब देखो, बहुत सारे इंपल्सिव फोर्स के बहुत सारे मैं एग्जांपल दे सकता हूं। जैसे आपने गोली चलाई, तो किसी में जाके गोली लगी, ठीक है। बंदूक फायर किया आपने, कहीं से गोली लगी। ये जो गोली लगी जाकर, ठीक है, ये गोली, अगर मान लेते हैं गोली नहीं, तोप का बहुत बड़ा गोला है, जब आपने गोला चलाया, ये किसी वॉल में लगा, और वॉल में लगने के बाद वो गोला ऐसा है, फूटने वाला नहीं है, ठीक है। वो गोला कैसा है, वो रबर का है, वो दीवार में लगा और दीवार से वापस आया। तो इस टाइम पर जो दीवार ने, वॉल ने जो उस गोले को फोर्स दिया है, ठीक है, वो भी क्या रहेगा, इम्पल्सिव। वो टकराया, टकराने के बाद वापस आया, ठीक है। तो वॉल ने उस गोले को क्या दिया, इम्पल्सिव फोर्स दिया, ठीक। अच्छा, जो आपका इम्पल्सिव फोर्स मिला है, जो वॉल ने गोले को दिया है, या फिर हम बोल सकते हैं जो उस बैट ने, हार्दिक पांड्या के बैट ने जो बॉल को दिया था, क्या वो इम्पल्सिव फोर्स बैट के लिए भी है, क्या वो इम्पल्सिव फोर्स वॉल के लिए भी है? देखो, डिपेंड करता है कि बॉल को तो इम्पल्सिव फोर्स मिला था, जिसकी वजह से उसका मोमेंटम बदल गया, ठीक है। दूसरी चीज, जब वो तोप का गोला दीवार में लगा वापस आया, तो उसका भी क्या, मोमेंटम अच्छा खासा चेंज हो गया, तो वो भी क्या है, इम्पल्सिव फोर्स ले रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो गोले के लिए इम्पल्सिव फोर्स हो, वो तो उस दीवार के लिए, उस वॉल के लिए भी क्या हो, इम्पल्सिव फोर्स हो। जैसे जैसे एक और आपको एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। आप कैरम बोर्ड खेलते हैं, ठीक। अब कैरम बोर्ड पे आप एग्जांपल देखो, यहाँ ये कैरम बोर्ड है, ये आपके पास स्ट्राइकर है, यहाँ स्ट्राइकर रखा है, और ये गोटी वोटी पड़ी हुई है बहुत सारी, ठीक। ये आपने स्ट्राइकर से स्ट्राइक किया इस गोटी पर, ठीक। अच्छा, ये गोटी गई यहाँ लगी, ठीक। अब जब ये गोटी यहाँ लगेगी, यहाँ के बाद ये गोटी कहाँ जाएगी, इधर जाएगी। तो इस कैरम की वॉल ने इस गोटी को इंपल्सिव फोर्स दिया, और जब आप यहाँ से ऐसे हाथ से इसको स्ट्राइक कर रहे थे, तब भी आप इस स्ट्राइकर को क्या दे रहे थे, एक इंपल्सिव फोर्स दे रहे थे। मतलब छोटे से टाइम इंस्टेंट में आपने उसका मोमेंटम अच्छा खासा चेंज करवा दिया, ठीक है। इसका मोमेंटम अच्छा खासा चेंज हुआ, तभी तो ये गया, ठीक। अच्छा, ये गोटी में लगा, गोटी यहाँ टकराई, गोटी को भी इसने क्या दिया, एक इंपल्सिव फोर्स दिया। समझना, गोटी को भी इसने क्या दिया, एक इंपल्सिव फोर्स दिया, और एक इंपल्स दिया, हम बोल सकते हैं इंपल्स दिया। और ये गोटी जाके दीवार से जब टकराई, तो दीवार ने भी इसे क्या दिया, एक इंपल्स दिया, ठीक। जिसकी वजह से ये गोटी भागते हुए किधर आ गई, ऐसे इधर आ रही है। लेकिन लेकिन आप एक चीज समझो यहाँ पर, क्या जो ये गोटी इससे टकराई है, क्या इस गोटी ने इस बॉल को कोई इंपल्सिव फोर्स दिया, कैरम की दीवार को कोई इंपल्सिव फोर्स दिया? क्या अच्छा खासा मोमेंटम चेंज करवाया? नहीं करवाया ना, नहीं करवाया। तो जो इंपल्सिव फोर्स उस गोटी के लिए था, वो इंपल्सिव फोर्स उस कैरम की बॉल के लिए नहीं है, ठीक है। यही मैं थोड़ी देर पहले समझा रहा था। हो सकता है हार्दिक पांड्या के बैट ने जब शॉट मारा, ठीक है, तो जो बॉल को इंपल्सिव फोर्स मिला, वो उस बैट के लिए नहीं है। अगर बैट को इंपल्सिव फोर्स मिलता, तो बैट का मोमेंटम अच्छा खासा चेंज होता, हार्दिक पांड्या के हाथ से बैट उखड़ के चला जाता, वो भी बाउंड्री के बाहर गिरता जाके, ठीक है। मतलब बैट में अच्छा खासा मोमेंटम चेंज हो जाना। तो जो इंपल्सिव फोर्स बॉल के लिए था, वो बैट के लिए नहीं था। जो इंपल्सिव फोर्स बॉल के लिए था, वो उस बॉल के लिए नहीं, दीवार के लिए था, वो उस तोप के गोले के लिए नहीं था। यहां पर जो इंपल्सिव फोर्स स्ट्राइकर के लिए है, वो इस कैरम की बॉल के लिए नहीं है। मतलब सीधी सी बात है, जो अच्छा खासा मोमेंटम में चेंज करवा दे, वो क्या होगा, इंपल्सिव फोर्स होगा। तो इसकी
परिभाषा क्या ही लिखेंगे, तो सीधा सीधा चलते हैं, हेडिंग डालते हैं इम्पल्स। देखो परिभाषा क्या है, नेट इफेक्ट ऑफ फोर्स, नेट इफेक्ट ऑफ फोर्स represented by the term impulse। ठीक है, इसी को इम्पल्स होता क्या है, जे से हम दिखाते हैं, जे वेक्टर इंटीग्रल। जब फोर्स किसी स्मॉल टाइम के लिए लगता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इम्पल्स बोल देते हैं। अच्छा, कुछ की पॉइंट्स आपको कैसे पता चलेगा कि कोई फोर्स इंपल्सिव है या नहीं, आपको कैसे पता चलेगा, देखो कोई फोर्स इंपल्सिव है या नहीं। तो की पॉइंट्स क्या है कि सडनली a huge change in momentum। पहला की पॉइंट क्या है कि अगर इंपल्सिव फोर्स आपको जानना है तो आप क्या जानेंगे वहां पर कि क्या किसी बॉडी के मोमेंटम में सडनली चेंज हो रहा है। अगर सडनली चेंज हो रहा है तो मतलब उस पर इंपल्सिव फोर्स वर्क कर रहा होगा। ठीक, दूसरा की पॉइंट क्या है, देखो इसकी यूनिट बाद में बात करेंगे, सबसे पहले की पॉइंट की बात करते हैं। की पॉइंट ये बहुत जरूरी है इंपल्स के लिए, ठीक है, आपके दिमाग को ये टॉपिक बहुत हिलाता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि एन इम्पल्सिव फोर्स एक्ट्स फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। जो इम्पल्सिव फोर्स होगा वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लगेगा। आपके गाल पे तमाचा दे देना, पिताजी ने तमाचा दिया, अब ऐसा तो नहीं हाथ तमाचा दे के हाथ रखे हुए हैं, तमाचा दिया सटाक से, ये भी क्या है, इम्पल्सिव फोर्स है। ठीक है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लगता है, यानी समझ में आ रही है। ठीक, तीसरा की पॉइंट क्या है, जितने भी कोलाइडिंग फोर्सेस होते हैं जनरली वो सारे इंपल्सिव होते हैं। कोलाइडिंग फोर्स ज्यादातर इंपल्सिव आपको मिलेंगे। तो जनरली कोलाइडिंग फोर्सेस आर इंपल्सिव इन नेचर। ठीक है, ज्यादातर कोलाइडिंग फोर्स इंपल्सिव सारे नहीं होते हैं, जनरली होते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज आप याद रखोगे, इंपल्सिव फोर्स बैलेंस द अदर इंपल्सिव फोर्स। और कोई बैलेंस नहीं करेगा, इंपल्सिव फोर्स ही दूसरे फोर्स को क्या करेगा, दूसरे इंपल्सिव फोर्स को बैलेंस करेगा। ठीक, अच्छा पांचवा, अरे भाई जो एकदम से मोमेंटम में इतना ज्यादा चेंज लेकर आ रहा है उसको बैलेंस करने के लिए भी कुछ उसी तरीके का इंसान चाहिए ना। ठीक है, तो इंपल्सिव नेचर का ही फोर्स उसको बैलेंस करेगा आकर, कोई नॉर्मल तो फोर्स बैलेंस करेगा नहीं आकर। ठीक है, तो आप याद रखना, इंपल्सिव फोर्स बैलेंस द अदर इंपल्सिव फोर्स। अच्छा, जो पांचवा है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स आर नॉट impulsive in नेचर। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग किसी भी चीज के मोमेंटम को एकदम से चेंज नहीं करता है। अब मान लो ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, कुछ इस तरीके से स्प्रिंग लगी हुई है, ये ब्लॉक एम मास का, जब आपने इसको खींच के छोड़ा तो स्प्रिंग धीरे धीरे कंप्रेस होना चालू होगी, इधर ब्लॉक को खींचेगी कंप्रेस होना चालू होगी। इंस्टेंटेनियस नहीं लग रहा है यहाँ पर, एकदम से नहीं लग रहा है, तुरंत नहीं लग रहा है, एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब
कुछ माइक्रो सेकंड में यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ समय तो लगेगा, और ऐसा टाइम होगा उससे आसानी से आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स ये भी किसी चीज में जब चेंज करवाता है, मान लो एक बॉल है, आपने ऊपर से फेंक दी एम मास की, नीचे इसमें क्या लग रहा है एम जी, तो ये बॉल भी क्या है, आराम से आ रही होगी नीचे, कुछ ना कुछ टाइम लगी नीचे आने में, 10 सेकंड 5 सेकंड जो भी टाइम लगी, कुछ ना कुछ तो टाइम लगी आने में। तो ग्रेविटी का फोर्स भी इंपल्सिव नहीं होता है, ठीक। तो ये आपके जो की पॉइंट्स थे वो मैंने लिख दिए, आप इनको याद कर लेना, ठीक है। अब थोड़ी सी इसकी यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो इसकी यूनिट क्या होती है, सबसे पहली बात तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, पहली बात। अच्छा दूसरी चीज क्या है जी बराबर एफ डॉट एफ इंटू डी टी। अच्छा फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और टाइम की सेकंड, तो न्यूटन सेकंड, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, इम्पल्स की यूनिट होती है। अच्छा डायमेंशन क्या होगी, तो एम एल टी माइनस टू इंटू टी क्या हो जाएगी, एम एल टी, ये इसकी डायमेंशन होती है, ठीक। तो कुछ कुछ चीजें हमने देख ली। अब आती है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। देखो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या बोलती है, देखो अच्छा इसकी डायरेक्शन और याद रखना, डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग द फोर्स और इन द डायरेक्शन चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। हमेशा फोर्स के अलोंग रहेगी, या फिर जिस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हो रहा है उस डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन रहेगी, ठीक। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होती है, देखिए जरा, ये बराबर आपके सामने क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल एफ डी टी, ये लिखा हुआ है कि नहीं। अच्छा आपको पता है एफ क्या होता है, इंटीग्रल मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू डी टी। तो इंटीग्रल एम इंटू एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हो आप, डीवी ओवर डी टी इंटू डी टी, भाई ये लिख सकते हो एक्सेलरेशन को, dt से dt मर गया, यहां पर v इनिशियल से v फाइनल, तो आपके पास क्या आ गया, m dv का v इंटीग्रेट होके और v इनिशियल से v फाइनल, ये आपके पास क्या निकल के आ जाता है, एस ले लो थोड़ा, मैं ये हटाने वाला हूं, ये वाला हिस्सा की पॉइंट्स थोड़े से, देखो हमारे पास क्या आ गया, ये इधर ले आओ, ये वेक्टर इक्वल्स टू m v फाइनल माइनस v इनिशियल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ रख दिया आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो एम वी फाइनल या फिर माइनस एम वी इनिशियल, ये एम वी फाइनल क्या हो गया, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इम्पल्स, और इम्पल्स इसको क्या लिख सकते हो, डेल्टा पी। तभी हम बार बार कह रहे थे कि इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, किसी बॉडी के मोमेंटम में जो सडन चेंज आता है वो किसकी वजह से आता है, इम्पल्स की वजह से आता है, ठीक। और यहां से आप एक और चीज देख सकते हैं, अगर आपको फोर्स चाहिए, फोर्स चाहिए तो देखो कहाँ गया, इम्पल्स को आप टाइम से डिवाइड करो तो आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा, सीधी सीधी सी बात है। अगर फोर्स चाहिए तो डेल्टा पी ओवर ये क्या होता है आपका फोर्स, ठीक। कहानी समझ में आई, इसी को बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, कुछ नहीं है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, कुछ खास नहीं था इसमें। हाँ अब इसके सवाल करते हैं, देखो देखो पहला सवाल क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर, सवालों की तरफ मूव करते हैं। ये हमारे पास एक ग्राउंड है, अब जरा ध्यान से देखो, ये एम मास की बॉल है, एम मास, और ये आ रही है 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, ये एंगल आपको दे रखा है 37 डिग्री। पहला सवाल आपसे पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन, ये सरफेस कैसा है, स्मूथ है, पहला सवाल।
ball strikes to the ground and sticks. Find impulse transferred by surface to ball. पहला ये सवाल है, ठीक है, कि बॉल आई, ग्राउंड पे टकराई, चिपक गई। अब बताइए बॉल को कितना इंपल्स मिला सरफेस से। दूसरा क्या है कि इफ आफ्टर स्ट्राइकिंग बॉल rebounds with same angle as striking, find the impulse transferred by impulse, इसे J लिख दें, impulse transferred by surface। क्या बोल रहा है? पहले सवाल में है कि बॉल आई, स्ट्राइक की और चिपक गई सरफेस से। अभी बताइए कि ग्राउंड ने कितना इंपल्स ट्रांसफर किया है बॉल को। दूसरे में क्या आई कि बॉल आई, टकराई, टकरा के चली गई, रिबाउंड हो गई, ठीक है, विद सेम एंगल, जिस एंगल से बॉल ग्राउंड पे टकराई उसी एंगल से क्या होगी, रिबाउंड हो गई। अब आप बताइए, और विद सेम वेलोसिटी, विद सेम एंगल, अच्छा सेम वेलोसिटी नहीं, रिबाउंड्स विद सेम एंगल एज स्ट्राइकिंग, हाँ विद सेम एंगल एंड वेलोसिटी, ये और याद रखना, विद सेम एंगल एंड वेलोसिटी। अब पूछ रहा आपसे कि ग्राउंड ने कितना इंपल्स दिया होगा बॉल को, तो निकालते हैं भाई, इसमें क्या दिक्कत है निकालने के लिए। देखो सबसे पहले इस बॉल के हम क्या करते हैं, वेलोसिटी के कंपोनेंट करते हैं। ये इधर कितनी थी 10, इधर कितनी होगी 10 cos 37, इधर कितनी होगी 10 sin 37। ये 10 इंटू 4/5, 5 2 10, 8 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। sin 37 होता है 3/5, वैल्यू डालोगे निकल आएगा। जब ये ग्राउंड से टकराई, टकराने के बाद ये क्या हो गई, खत्म, तो बस कोई वेलोसिटी नहीं बची। तो इंपल्स क्या होगा, फाइनल मोमेंटम देखा जाए जब टकराई तो क्या हो चुका है, जीरो हो चुका बॉल के पास। इनिशियल मोमेंटम कुछ था, ठीक। अब इनिशियल मोमेंटम क्या था देखते हैं। देखो इनिशियल मोमेंटम अगर मैं निकालूं, इनिशियल मोमेंटम देखो बॉल के पास मास इंटू वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, m इंटू एक्स डायरेक्शन में स्पीड कितनी है 8 आई कैप प्लस, हमने इधर वाले को पॉजिटिव लिया है और इधर वाले को पॉजिटिव लिया है प्लस। आपकी इच्छा है आप नेगेटिव ले लो, नेगेटिव ही ले लेते हैं, वैसे आप लोग नेगेटिव लेते हैं तो नेगेटिव ही लेके चलते हैं वरना परेशान रहेंगे। ये क्या हो गया, माइनस m इंटू 6, ठीक है आप समझ रहे हैं भाई। नीचे आया तो y एक्सिस में माइनस 6m जी कैप, इधर जा रहा था प्लस एक्स एक्सिस में तो 8m आई कैप। p इनिशियल, अच्छा p फाइनल क्या हो चुका आपके पास, जीरो हो चुका है। इंपल्स कितना ग्राउंड ने दिया भाई, चिपक गया आके ना, बॉल आके चिपक गई तो कहीं गई नहीं, तो इंपल्स ग्राउंड ने कितना दिया, p फाइनल माइनस p इनिशियल। p फाइनल कितना है 0 माइनस 8m आई कैप माइनस 6m, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ गया 6m जी कैप माइनस 8m, इतना ग्राउंड ने इंपल्स, ठीक है भाई। अगला सवाल क्या कह रहा है कि बॉल आई, टकराई और चली गई। देखो ये ग्राउंड फिर से बनाते हैं, ये बॉल आई, टकराई और ये चली गई, ये बीच में। अब देखो जरा ध्यान से, जब बॉल आई टकराई सरफेस से तो ये एंगल 37 था, ये 90, तो ये कितना हो गया भैया 53 डिग्री। तो ये आप कितना लिखोगे 53 पे आई तो 53 पे ही चली गई, ठीक है इस तरीके से। और कितनी वेलोसिटी लेकर आई थी, 10 लेकर आई थी तो 10 ही लेकर गई, ठीक है। अगर 10 लेकर गई तो इस 10 के फिर से कंपोनेंट आप करिए, पहली वाली 10 के तो आप कर चुके हैं, अब नई वाली 10 की करिए। देखो नए वाले 10 के तो इधर क्या आ जाएगा, ये 10 है इधर और ये एंगल
53, ये 37 होगा, तो इधर क्या होगा 10 साइन 53, और इधर क्या होगा 10 कॉस 53। तो 10 इंटू साइन 53, 4/5, इधर क्या आ गया 8 मीटर पर सेकंड, और इधर क्या आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। इनिशियल मोमेंटम आप पहले ही निकाल चुके हैं, फाइनल मोमेंटम आपको निकालना है। पी फाइनल क्या होगा, दूसरे वाले सवाल में जब टकराई और टकराने के बाद क्या हुआ, वापस गई, तो फाइनल एक्स वाली वेलोसिटी, एक्स वाली तो अभी तक इधर ही है, कितनी है 8m 8 मीटर पर सेकंड, तो 8 इंटू मास इंटू वेलोसिटी, मास क्या था m, तो वेलोसिटी इंटू मास, और ये क्या है आई कैप। अब देखो जरा ध्यान से, अब बॉल कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है वाई एक्सेस में, तो अब प्लस 6 इंटू एम इंटू, ठीक। इंपल्स सेकंड वाले केस के लिए इंपल्स कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम फाइनल, तो पी फाइनल माइनस पी फाइनल मोमेंटम कितना है 8m आई कैप प्लस 6m जे कैप माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना, तो माइनस 8m आई कैप प्लस 6m जे कैप, 8m आई कैप मर गया, 6 12m, ये भैया ग्राउंड ने इंपल्स दिया बॉल को जब बॉल वापस गई। कहानी समझ में आई कुछ कुछ। अगले सवाल पे मूव करते हैं। देखो अगला सवाल हमारे पास क्या है, रेन ड्रॉप प्रॉब्लम आती है। देखो रेन ड्रॉप प्रॉब्लम कैसी होती है कि बारिश की बूंदें गिरी, आपसे पूछा जाएगा बताइए कि बारिश की बूंदों ने फोर्स कितना लगाया, ठीक। तो हम बारिश की बूंदों का क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो जरा, ये हमारे पास एक कैसा है हॉरिजॉन्टल इस तरीके के सरफेस है, ठीक। ये रेन बरस रही है, ये रेन बरस रही, ये आई टकराई और इसने कुछ ना कुछ इसको मोमेंटम ट्रांसफर किया, ठीक है। अब मोमेंटम कितना ट्रांसफर किया, अगर यही मिल जाए, चेंज इन मोमेंटम मिल जाए, तो हमें ये पता चल जाएगा कि इन बूंदों ने कितना 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 इंपल्स, या फिर सरफेस ने इन बूंदों पर कितना इंपल्स दिया है। और इंपल्स पता चल गया तो इंपल्स को अगर हमने टाइम से डिवाइड कर दिया तो हमको बूंदों का क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो करते हैं, हमने मान लिया कितनी आई एन ड्रॉप्स, एन ड्रॉप्स, ठीक है। एन ड्रॉप्स आई, टकराई, और टकराने के बाद देखो ऐसा भी केस ले सकते हैं कि मान लो वापस भी चलेंगे, और ऐसा भी केस ले सकते हैं कि आई टकराई और गिर गई, जीरो हो गए। तो देखो जरा ध्यान से, अब एन ड्रॉप्स आई तो हमें पता है इंपल्स क्या होगा, इंपल्स फॉर वन बूंद, एक बूंद के लिए इंपल्स क्या होगा, तो पी फाइनल, तो डेल्टा पी लिख लो सीधा सीधा भैया। ये क्या है, इंपल्स फॉर वन बूंद, बूंद, ये वेलोसिटी v इनिशियल है, और टकराने के बाद अगर रेस्ट में आ गई होंगी तो रेस्ट में, नहीं तो कोई ना कोई वेलोसिटी v फाइनल इनके पास होगी होगी। जब बूंद टकराई, टकराने के बाद कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी, अगर जीरो होगी तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये एक बूंद का है, और यहां पर कितनी बूंदें टकरा रही हैं, n बूंदें, n बूंदें, ठीक, ओके। अच्छा फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल्स जे अपॉन टी, ये तो होता है, तो जे क्या है n डेल्टा पी अपॉन टी, ठीक है। ये क्या है जरा देखो ध्यान से, अगर आपको सही से ये दिख रहा है, ये क्या नंबर ऑफ बूंद पर यूनिट टाइम, तो एन बाई टी क्या है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स पर यूनिट, ठीक। और इसको हम क्या लिखते हैं, एन बाई टी को क्या लिखते हैं, स्मॉल एन। तो फोर्स हमारे पास क्या आ गया, फोर्स इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, फोर्स ध्यान से देखो जरा, एन इंटू डेल्टा, जितनी भी बूंदें हैं उनके द्वारा लगाया गया फोर्स, ये आपके सामने आ गया। अब ये देखो एक जनरल रिजल्ट है, इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे, फालतू के बवाल में हम नहीं पढ़ने वाले, ठीक। तो इसी पर एक सवाल देखो जरा ध्यान से, इस तरीके का सवाल है, ये आपके पास वही बढ़िया सा प्यारा सा एक सरफेस है, ठीक है, बूंदें आ रही हैं ऐसे करके, ऐसे करके, ये इनकी डायरेक्शन है आने, ठीक है, ये आ रही हैं, मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड से बूंदें आ रही हैं। टकराने के बाद
ये जा रही हैं 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक। आ रही हैं 20 मीटर पर सेकेंड से, जा रही हैं 15 मीटर पर सेकेंड से। अब आप कहोगे सर मैंने तो कभी बूंदे जाते हुए देखी ही नहीं। अरे मान के चल रहे हैं भाई, बूंदे हम बढ़िया वाली बूंदे मान ली, जो नीचे गिर के फूटती नहीं है, ये क्या करती हैं तुरंत वापस चले जाती हैं, बॉल की तरह बूंदे हैं, ठीक। तो हमने इस तरीके की ड्रॉप्स ली हैं। अच्छा, रेन हो रही है 20 से, और नीचे आके टपक के वो बूंदे ऊपर कितने से जा रही हैं, ऊपर जा रही हैं 15 से, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, अब इसमें कहानी क्या चल रही है कि इफ 20,000 drops striking to the surface per second, find force due to these drops on the surface, ठीक। अब आपको क्या क्या कहा गया है कि इतनी बूंदें टकरा रही हैं पर सेकंड, आपको बताना है कि ग्राउंड पर ये कितना फोर्स लगा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो अभी आपने क्या फॉर्मूला देखा था, फोर्स बराबर n इंटू डेल्टा। अभी जस्ट कुछ देर पहले ये देखो n इंटू डेल्टा पी, डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। n क्या था, n बटे टी इंटू डेल्टा पी। अच्छा, कितनी बूंदे हैं टोटल नंबर ऑफ 20,000 अपॉन टाइम क्या है 1 सेकेंड पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड इंटू डेल्टा पी, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल मोमेंटम देखो क्या है, इनिशियल मोमेंटम था 20 इंटू मास। अच्छा, बूंदों का मास तो दिया ही नहीं है, एक काम करते हैं, एक बूंद ले लेते हैं, मास बूंद का कितना है, एक बूंद का 10 ग्राम, बहुत भारी बूंद है भाई, बहुत भारी बूंद है। एक बूंद का मास क्या है 10 ग्राम, आ गया, किससे कर रहे थे, ओके, एक बूंद का मास, ठीक। तो 10 इंटू माइनस का 15, अरे भाई फाइनल मोमेंटम, अगर आपने ऊपर वाली साइड को नेगेटिव लिया है, नीचे वाली को क्या लिया पॉजिटिव, चलो एक काम करते हैं, मैं ऊपर वाली साइड को पॉजिटिव लेता हूँ, नीचे वाले को नेगेटिव लेता हूँ, तो 15 इंटू 10 अपॉन 1000 मास इंटू वेलोसिटी, तो 10 अपॉन 1000 इंटू 15 माइनस फाइनल मोमेंटम कितना है 20 माइनस का 20 इंटू 10 अपॉन 1000, ये आपके पास कितना आ गया 20,000, एक बिंदी से एक बिंदी खत्म 15/100 प्लस एक बिंदी से एक बिंदी खत्म 20/100, 15-20 25/100, तो 20,000 गुणा 25/100, 25 चौको 100, 4 पंजे 20, तो 5,000 न्यूटन। देखो एक्सी बूंद है नेक्सी, और फोर्स कितना लगा रही 5,000 न्यूटन। आदमी मर जाए, अच्छी खासी भैंस मर जाए, आदमी तो छोड़ो आप, इतना ज़्यादा फोर्स होता है 160 न्यूटन फोर्स, बहुत होता है एक आदमी को मारने के लिए, तो 5,000 न्यूटन है। तभी देखा आपने जब बाइक पर चलते हो आप, बूंद आपके ऊपर गिरती हैं, ठीक है, और बाइक की स्पीड बढ़ाते हो तो उनका मोमेंटम बढ़ जाता है, चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा हो जाता है, वो कितनी तेज चटाक 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 चेहरे पर लगती हैं, ठीक। तो कुछ यही कहानी है। आते हैं अगले सवाल पे। अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल था। देखो हमारे पास बहुत सरफेस डब्बे अब्बे चल रहे हैं सर, अब इस जिंदगी से बाहर निकलेंगे कभी नहीं बेटा। फिलहाल 11वीं 12वीं में तो नहीं निकल पाओगे, और उसके बाद अगर इंजीनियरिंग करोगे तो नहीं निकल पाओगे, हाँ डॉक्टरी करोगे तो निकल जाओगे, फिर अलग तरीके के डब्बे मिलेंगे आपको। देखो हमारे पास ये भी एम मास का ब्लॉक है, ये भी एम मास का ब्लॉक है, और यहाँ पर एक गोली है जो यू वेलोसिटी से जा रही है, और इसका भी मास एम है दिया है, क्या करें भाई, ठीक है। आपसे ये पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि ये गोली थोड़ी देर बाद जाकर घुस जाती है इस डब्बे में, ठीक, इस डब्बे में घुस जाती है। घुसने के बाद 2-4 सवाल आपसे कहे गए हैं, क्या कि बताइए इस डब्बे ने इस गोली पर कितना इम्पल्सिव फोर्स लगाया, बताइए गोली घुसी जब डब्बे चले तो इन दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, इस पूरे सिस्टम की वेलोसिटी क्या होगी।
तरह तरह के सवाल हैं, तो सारे सवाल पहले हम लिख लेते हैं कि सवाल आखिर हैं क्या क्या। देखो ये आपके पास रस्सी है, रस्सी से बंधे हुए, याद रखना। क्या है पहला सवाल? एंड कॉमन वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। फाइंड impulse on बुलेट। गोली है भाई यहां पर बुलेट। फाइंड impulse on the string। चौथा चौथा फाइंड लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल। ठीक, तो एक पंथ और बहुत सारे काज, एक सवाल, एक फोटो और दुनिया भर के सवाल। ठीक है, तो दुनिया भर के सवाल करते हैं। सबसे पहला काम देखो, सबसे पहला काम, गोली घुसी और डब्बे चले, सबका मास क्या है? सेम है। ठीक है, अगर मैं इस केवल इस ब्लॉक को देखता हूं तो जब गोली इसके अंदर एंट्री लेगी तो डब्बा एक रेजिस्टिंग फोर्स पीछे लगाएगा, और रस्सी में भी क्या आएगा? एक झटका लगेगा, रस्सी में भी एक इंपल्सिव फोर्स लगेगा पीछे। भाई रस्सी में टेंशन आएगा, टी इंटीग्रल टी डी टी, और इधर क्या आएगा? इंटीग्रल टी डी टी। भाई डब्बे में गोली घुसी तो डब्बा जैसे ही आगे बढ़ा, हल्का सा आगे, झटक, रस्सी को क्या दिया? झटका दिया, एकदम झटका दिया। तो ये क्या है? यही है इंटीग्रल टी डी टी। ठीक, ये इंपल्सिव फोर्स है। जब इधर झटका दिया तो टेंशन पीछे लगा खट्ट से, और ये टेंशन खट्ट से इसको क्या क्या आगे खींचा, इस वाले डब्बे को, तो टेंशन का इंपल्सिव फोर्स आ गया। अच्छा, और कोई इंपल्सिव फोर्स है क्या इसमें? तो जब गोली इसके अंदर घुसेगी तो डब्बा क्या करेगा? खट्ट से इसको रेजिस्टिंग फोर्स देगा। गोली ऐसी कि डब्बे ने क्या किया? जैसे ही घुसी होगी, जैसे ही घुसने को होगी, डब्बा तुरंत एक रेजिस्टिंग फोर्स पीछे देगा, स्टार्ट। तो डब्बे का क्या है? एक इंपल्सिव फोर्स है, गोली पर लग रहा है। कहानी समझ में आई? ठीक, तो अगर मैं इस सिस्टम को देखूं, केवल इस डब्बे को देखता हूं, तो आप मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि पीछे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इंटीग्रल टी डी टी, इस डब्बे पर। इस डब्बे पर देखूं तो भी आप मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, एक डब्बा, दो डब्बा, गोली, ये पूरा हमने एक सिस्टम ले लिया तो आप मोमेंटम कंजर्व कर लोगे। ठीक, तो पहली कहानी क्या है कि इसमें गोली घुस गई। देखो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का क्या है? पी इनिशियल। ये हम पूरा सिस्टम ले रहे हैं, मोमेंटम तब कंजर्व कर रहे हैं। इनिशियल मोमेंटम क्या है? इसका जीरो, एम इंटू जीरो, प्लस इसका जीरो, एम इंटू जीरो, इन दोनों डब्बों का जीरो, केवल गोली का है, प्लस एम इंटू यू। अच्छा, फाइनल मोमेंटम क्या है? मान लिया गोली घुस गई, घुसने के बाद ये किससे चल रही है? ये वी वेलोसिटी चल रही है, और ये डब्बा भी किससे चलेगा? वी वेलोसिटी से चलेगा। एक कहानी है, गोली भी वी वेलोसिटी से चलेगी, तो सब वी वी वी, तो एम प्लस एम प्लस एम, तीनों एम किस वेलोसिटी जा रहे हैं? वी वेलोसिटी जा रहे हैं। तो 3mv लगा दो, पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। आपके पास क्या आ गया? एम यू बराबर 3mv, एम से एम मर गया तो बी बराबर यू बाई 3, आपके पास आ गया। ठीक है, फाइंड इंपल्स ऑन बुलेट। अब देखो बुलेट पर इंपल्स आप कैसे निकालोगे? तो सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट, अच्छा इंपल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी। तो बुलेट का मोमेंटम चेंज निकाल लो, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ओके ओके ओके, फाइनल मोमेंटम बुलेट का क्या था? ये रही फाइनल वेलोसिटी, यू बाई 3। तो एम इंटू यू बाई 3, ये फाइनल वेलोसिटी है बुलेट की। भाई डब्बे में घुस गई तो उसी वेलोसिटी चलेगी, और माइनस इनिशियल मोमेंटम बुलेट का क्या था? एम इंटू यू, एम इंटू यू, तो 3 माइनस 2mu बाई 3। ये भैया हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया कि कितना इंपल्स ट्रांसफर हुआ है बुलेट को। ठीक, अच्छा फाइंड इंपल्स ऑन द स्ट्रिंग। अब देखो ये कैसे निकालेंगे इंपल्स ऑन द स्ट्रिंग? तो ये रस्सी इस डब्बे से बंधी हुई है, क्या मैं इस डब्बे पर लगने वाला इंपल्स निकाल लूं तो क्या रस्सी पर लगने वाला इंपल्स मिल जाएगा? आपको सोचो भाई, जो डब्बा ये जिस वेलोसिटी से आ गया, जितना इस डब्बे का मोमेंटम चेंज हुआ उतना ही तो उस रस्सी का मोमेंटम चेंज हुआ होगा। ये समझने वाली बात है भाई। ठीक, तो सीधी सी बात है, जो डब्बे पर इंपल्स लगेगा वही रस्सी का इंपल्स होगा। ठीक, चाहे आप इस पर कर लो चाहे आप इस पर कर लो, आपकी इच्छा है। ठीक, तो निकाल लो इस डब्बे का चेंज इन मोमेंटम। तो तीसरा पार्ट है, डब्बे का चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं। तो रस्सी, स्प्रिंग, स्प्रिंग पर टेंशन का कितना इंपल्स आ रहा है? तो
पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी इनिशियल पी फाइनल। डब्बे का फाइनल मोमेंटम देखो, फाइनल क्या है, m इंटू यू बाई थ्री। अरे बाद में भाई डब्बे की वेलोसिटी यू बाई थ्री तो हो गई है, ठीक है। इनिशियल कितना था, 0, तो कितना आ गया आपके पास, m u बाई थ्री। वेरी गुड, वेरी गुड। चौथा पार्ट करते हैं, आप इसका एसएस ले लो। देखो चौथा पार्ट, चौथा पार्ट क्या, फाइंड लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी। तो लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी आप कैसे निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। पोटेंशियल तो इस सिस्टम के पास है भी नहीं, तो पोटेंशियल का हमें कोई लेना देना भी नहीं है, ठीक है। ना स्प्रिंग है ना कुछ हाइट ऊपर है, तो पोटेंशियल यहाँ कुछ नहीं है। तो काइनेटिक, अगर लॉस इन एनर्जी निकालोगे, लॉस इन एनर्जी निकालोगे, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यही तो करोगे। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी, हाफ इंटू, तीनों डब्बों के पास वेलोसिटी आ चुकी है, तो हाफ इंटू 3m, तीनों डब्बे इंटू, और एक ही वेलोसिटी से घूम रहे हैं, u बाई थ्री का, ठीक, माइनस 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 माइनस, देखो माइनस, केवल एक डब्बे, केवल इनिशियली केवल बुलेट के पास एनर्जी हुआ करती थी, वो कितनी, माइनस हाफ m u स्क्वायर। तो ये कितनी आ गई, 3m u स्क्वायर अपॉन 3 3 9, 18 माइनस हाफ m u स्क्वायर। ये ले लो भाई, इधर 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 कर लो, इधर एलसीएम कितना आ गया, 18, 18, 3m u स्क्वायर माइनस 2 9 जा 9m u स्क्वायर। ओह सॉरी, मैंने काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कर दी भाई, लॉस निकालना है ना, मैं बोल कुछ रहा था लिख कुछ रहा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ठीक है। तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, 9 में से 3 के कितने बच्चे, 6 एम यू स्क्वायर अपॉन 18, और 6 तिया 18, कितना आ गया, एम यू स्क्वायर अपॉन 3। ये लॉस इन एनर्जी मिल गया। आप इसका क्या ले लो, एस एस ले लो भाई सभी लोग। अच्छा एक छोटी सी चीज और है, अगर मैं प्रीवियस जाऊं, थोड़ा एक ग्राफ रह गया था, देखो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम कहाँ पर की थी, हाँ यहाँ, कि अगर आपके पास कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा है, फोर्स वर्सेस टाइम का ऐसा ग्राफ, तो एरिया जो इसका होगा ना, एरिया अंडर द कर्व, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ, फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ हो, एरिया अंडर द कर्व, ये क्या देगा, इंपल्स आपको देगा। मतलब इस ग्राफ के अंडर एरिया आप लिख सकते हो, एरिया अंडर एफ टी कर्व गिब्स इंपल्स, ठीक। ये याद रखना, थोड़ी सी छोटी सी लाइन है। देखो सवाल क्या है, अगला सवाल है, ये हमारे पास एक पुली है, और इस पुली पर एक रस्सी है, ये 2 kg मास है, ये क्या है 1 kg, ये 2 kg, ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड है, ठीक। अच्छा, यहां से इस ब्लॉक से इस ग्राउंड तक की जो हाइट है वो 100 मीटर है, ठीक। अच्छा, इस रस्सी की लंबाई जो है वो कितनी है, 20। आप याद रखना, रस्सी ऐसी 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 स्लैग है अभी, ठीक है। रस्सी जब छोड़ेंगे तो रस्सी कैसी होगी, टाइट होना चालू होगी, इस तरीके से, ठीक। इस तरीके की कहानी है कुछ। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है सवाल, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोनों सवाल क्या क्या पूछेंगे। देखो आपसे पूछा गया है पहला सवाल, फाइंड वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ both the blocks before spring gets tight।
दूसरा क्या है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बोथ द ब्लॉक्स आफ्टर स्प्रिंग गेट्स टाइट। करते हैं सवाल, ठीक है। आपको ब्लॉक की वेलोसिटी बतानी है जब स्ट्रिंग टाइट हो जाए, टाइट होने से पहले और टाइट होने के बाद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, जैसे ही मैंने इस ब्लॉक को छोड़ा, अभी देखो पूरा सिस्टम रेस्ट में हम पकड़े हुए हैं, जैसे ही हमने इस ब्लॉक को छोड़ा, ये ब्लॉक कहाँ आएगा, नीचे आना चाहेगा। नीचे कितना आ सकता है, केवल और केवल 20 मीटर लेंथ तक नीचे आ सकता है, उसके बाद वो नीचे नहीं आएगा। क्यों नहीं नीचे आएगा, आएगा नीचे जब ये डब्बा ऊपर जाएगा, लेकिन 20 मीटर तक ये डब्बा इस स्ट्रिंग को टाइट नहीं कर पाएगा, जस्ट बिफोर जस्ट टाइट। अच्छा, बिफोर जस्ट टाइट ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 20 मीटर ट्रेवल करेगा। तो वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे, देखो जरा, इनिशियल वेलोसिटी डब्बे की u बराबर क्या है, 0। फाइनल वेलोसिटी के बारे में कुछ अता पता नहीं। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है g, और लेंथ कितनी है या फिर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 20। ठीक, लगा दो, क्या निकालना है, डिस्टेंस विस्टेंस सब दे रखा है, क्या निकालना है, वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2, v स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2 इंटू a कितना है 10 इंटू s कितना है 20। तो v बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। तो पहले पार्ट का तो आंसर आ गया, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड। अभी भी लेकिन 1 kg के पास कोई वेलोसिटी नहीं होगी, बिफोर टाइट है, बिफोर टाइट, अभी टाइट हुआ ही नहीं है, तो 1 किलो वाला उठेगा कहां से ऊपर, जब ये स्ट्रिंग टाइट ही नहीं हुए तो 1 किलो वाला उठेगा कहां से ऊपर, ये जस्ट टाइट होगी इसके बाद होगी, ठीक। तो पहले वाले का आंसर क्या है, ब्लॉक 1 की वेलोसिटी क्या है, 1 की वेलोसिटी है 0, 2 की वेलोसिटी कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछा गया है कौन सा सवाल, कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ बोथ द ब्लॉक्स आफ्टर स्ट्रिंग गेट्स टाइट। ठीक है, जब स्ट्रिंग टाइट हो गई हो तो देखो, अभी अगर इस पूरे सिस्टम को हम ले लें, पूरे सिस्टम को ले लें, ठीक है, ये टाइट हो गई होगी तो कुछ इस तरीके का सिस्टम होगा कि या ये 2 kg वाला ब्लॉक यहां पर होगा, और इसके पास कुछ नीचे v वेलोसिटी होगी, इसके पास कुछ ऊपर v वेलोसिटी होगी, क्योंकि एक ही रस्सी है। यहां पर कौन सा कंस्ट्रेंट लग रहा है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लग रहा है। कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में जानना है तो लॉज ऑफ मोशन में जाके आप पढ़िए, ठीक। एक ही रस्सी है तो दोनों डब्बों की एक ही वेलोसिटी होगी, और इस पूरे सिस्टम पे टेंशन के अलावा कोई इंटरनल फोर्स नहीं है। देखो जरा, टेंशन के अलावा ग्रेविटी है, इस पर भी ग्रेविटी लग रहा है, इस पर भी ग्रेविटी लग रहा है, दोनों पर लग रहा है, ठीक है, दोनों पर ग्रेविटी लग रहा है, लेकिन पूरे सिस्टम पर अगर हम देखें तो कोई भी फोर्स एक्सटर्नल नहीं है। यहां पर हम मोमेंटम को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, ठीक। तो कंजर्व करते हैं, कैसे कंजर्व करोगे, इनिशियल मोमेंटम क्या था, देखो इनिशियल मोमेंटम क्या था, 0 था, पूरे सिस्टम का 0 था। अच्छा, फाइनल मोमेंटम क्या आ जाता है, फाइनल मोमेंटम, एक सेकंड, इनिशियल मोमेंटम 0 इस डब्बे का था, 1 kg वाले का, ये 1 kg वाले का, 2 kg वाले के पास तो था ना भाई, 2 इंटू 20, ठीक। नीचे वाली डायरेक्शन को हमने क्या लिया है, पॉजिटिव माना है, तो 2 इंटू 20 कितना आ गया, 40 kg मीटर पर सेकेंड। अच्छा, फाइनल मोमेंटम, दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, ठीक है, दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, तो इसका मोमेंटम 2 इंटू वी, ये इसका नीचे की तरफ है और इसका कहाँ, ऊपर की तरफ है, तो प्लस माइनस का 1 इंटू वी, भाई ऊपर की तरफ है ना, तो ये कितना आ गया, 2v माइनस वी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम वी, ठीक। तो P इनिशियल बराबर क्या आ जाएगा, P फाइनल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से P इनिशियल आपके पास कितना है भाई, P इनिशियल आपके पास कितना है 40 बराबर P फाइनल कितना है V, ठीक। तो V आपके पास कितनी आ गई, 40 मीटर पर, आने समझना है, ठीक। इसके पास 40 मीटर पर सेकंड आ गई आफ्टर कंजर्वेशन, ठीक है। इसी को हम किससे करते हैं, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से करते हैं। तो जरा देखो ध्यान से, देखो इसमें टेंशन का इंपल्स T dt ऐसे लग रहा हो, और इसमें T dt ऐसे लग रहा हो। दोनों जगह इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगाते हैं, पहले इस डब्बे पर लगाते हैं। तो यहाँ का इंपल्स इंटीग्रल T dt क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या था, टाइट होने से पहले,
टाइट होने से पहले और टाइट होने के बाद दोनों को माइनस कर दो, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल आपके पास कितना है 2 इंटू एम इंटू वी, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल कितना है 2 इंटू 20। ये कितना आ गया आपके पास 2v माइनस 40। ये पहली इक्वेशन। इस पर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगाओ। ब्लॉक 1 पर ये क्या है ब्लॉक 2। अब ब्लॉक 1 की बात करते हैं। ब्लॉक तो इंटीग्रल टी डी टी फाइनल मोमेंटम, फाइनल देखो क्या है 1 इंटू माइनस का v। भाई ऊपर की डायरेक्शन आपने क्या ली है नेगेटिव ली है, तो 1 इंटू माइनस का v माइनस ये क्या है p फाइनल है, और p इनिशियल अब लिखोगे। इनिशियल मोमेंटम कितना था इसका 0 था, तो आपके पास क्या आ गया माइनस का इंटीग्रल टी। ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट। दोनों क्या है बराबर है, दोनों भाई इंपल्स बराबर है, जितना इस पर लगा उतना इस पर लगा, दोनों बराबर है तो कर दो 2v माइनस 40 इक्वल्स टू माइनस का v। ये उधर गया ये इधर आ गया, तो 2v प्लस v इक्वल्स टू 40, 3v इक्वल्स टू 40, v इक्वल्स टू 40/3 मीटर पर सेकेंड। तो देखो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से 40/3 आ रहा, तो हमारा क्या इससे गलत आ रहा है, यहाँ पर हमने कहीं मिस्टेक की होगी, कहीं ना कहीं मिस्टेक की होगी, डायरेक्शन वायरेक्शन लेने में कहीं मिस्टेक की होगी। ये क्या है 2v40, ठीक। चेंज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, तो ये 40/3 आ जाएगा। ये 3 भी होगा तो ये 40/3 आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ी सी गलती होगी हमसे यहाँ पर, पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। आपको इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से वैसे भी ये करना था, ठीक है। ये मैंने एक तरीका बता दिया था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक। तो ये दोनों हमारे पास न्यूमेरिकल हो गए स्ट्रिंग के। अब ऐसे ही और न्यूमेरिकल आते हैं कि एक स्ट्रिंग पहले क्या थी, ऐसे इस तरीके से हिंज कर रखी थी, ये क्या थी, ये स्लैग थी और इसमें एक मास बंधा हुआ था, इसको छोड़ा, फिर ये इस तरीके से ऐसे ऑसिलेट की। आपसे पूछा जाएगा बताइए इम्पल्स ने यहाँ पर कितना यहाँ पर इम्पल्स लगा, ठीक है। आपसे उसकी वेलोसिटी पूछी जाएगी, बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में इतना ही है, ठीक। अब कल हम लोग कोलिजन देखेंगे, ठीक है, कि कोलिजन क्या कहानी है, कितने टाइप्स के कोलिजन है, सारा सब कुछ देखने वाले हैं, ठीक। तो तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।